और फिर गोल्डस्टीन ने इसी बात को अपने दिमाग में रखा और कहा मुझे एल्यूमिनियम की ही प्लेट चाहिए कैथोड बनाने के लिए। और वह एल्यूमिनियम प्लेट किसी भी शेप और साइज की हो मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए है सिर्फ एल्यूमिनियम प्लेट। और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम प्लेट ढूंढने के लिए गोल्डस्टीन अपने जंक यार्ड में गए, जहां घर के सारे पुराने सामान रखे होते हैं, या फिर हम यह कहें कि वह अपने स्टोर रूम में गए एल्यूमिनियम प्लेट ढूंढने के लिए। लेकिन वहां पर काफ़ी समय ढूंढने के बाद भी उन्हें वह प्लेट नहीं मिली। पर आखिर में वह अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसन के पास गए और वॉश बेसन में जो एक प्लेट होती है जिसके द्वारा सारा पानी नीचे जाता है, उन्हें वह प्लेट दिख गई। उनको वह परफोरेटेड प्लेट दिख गई और उन्होंने उसी प्लेट को निकाल लिया। पता नहीं वह किस रीजन के लिए हाथ धोने गए थे, पर जो भी हो उनके हाथ धोने की वजह से उनको वॉश बेसन से एल्यूमिनियम प्लेट मिल गई। लेकिन बस उस प्लेट में परफोरेशन थी, उस प्लेट में छेद थे। परफोरेटेड प्लेट में छेद होते हैं और उन्होंने उसी परफोरेटेड प्लेट को कैथोड की जगह पर फिक्स कर दिया। उन्होंने कैथोड की तरह उस प्लेट को इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें जे थॉमसन की बात याद थी कि कैथोड रे कैथोड प्लेट की शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती, वह उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसलिए उन्होंने उस परफोरेटेड प्लेट को इस्तेमाल किया, या फिर यूं कहें वॉश बेसन वाली प्लेट को इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने एनोड प्लेट को सेट किया। एनोड प्लेट किसी भी शेप की हो सकती थी, वह कैसी भी हो सकती थी। और उन्होंने ग्लास ट्यूब में इनर्ट गैसेस रखी, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन। पोटेंशियल लगा दिया हाई वोल्टेज का। प्रेशर कम करने के लिए सक्शन पंप लगा दिया। मतलब पूरा वैसा ही सेटअप किया जैसे जे थॉमसन ने किया था। बस सिर्फ एक ही चीज़ में फ़र्क था, वह थी कैथोड प्लेट। गोल्डस्टीन ने कैथोड प्लेट में छेद थे, बस यही फ़र्क था, यही डिफरेंस था। और गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान वही कैथोड रेस को ऑब्जर्व किया जिस तरह की कैथोड रे जे थॉमसन ने ऑब्जर्व की थी। मगर इन कैथोड रेस को देखने के अलावा गोल्डस्टीन ने एक और एडिशनल ऑब्जर्वेशन करा कि यह जो परफोरेटेड प्लेट है, परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, उसके पीछे ग्लास ट्यूब है। उस ग्लास ट्यूब का सरफेस चमकने लगा, यह शाइन करने लगा। ठीक जहाँ पर परफोरेशन है, जहाँ पर छेद है, उसके पीछे ग्लास ट्यूब शाइन करने लगा। उन्हें ब्राइट येलो कलर की शाइनिंग दिखी। यह एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन है जो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व की थी। इस तरह के कोई भी फिनोमेना जे थॉमसन ने अपने आर्टिकल लिखते समय अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं बताया था। गोल्डस्टीन यह जो बात ऑब्जर्व कर रहा था, यह बिल्कुल नई थी, एक नया ऑब्जर्वेशन था। और जब गोल्डस्टीन ने इस नई बात को देखा तो उसने सोचना चालू किया कि बाकी सब तो ठीक है, ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था। मैं सब कुछ देख सकता हूँ जैसा जे थॉमसन ने बताया था। कैथोड रे पर उसने क्रॉस भी रखा, पैडल व्हील भी रखा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई। मैं बहुत खुश थी पर ऐसे लग रहा है जैसे वो पुरानी दिन लौट आए हैं। यहाँ पर उसने एक नई बात देखी, और यह नई बात उसने कब देखी, जब कैथोड प्लेट की जगह पर उसने एक परफोरेटेड प्लेट ली। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए गोल्डस्टीन के दिमाग में जो सबसे पहला रिएक्शन आया कि यदि कैथोड प्लेट से कैथोड रे इमिट हो सकती हैं और वह रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर सकती हैं, तब तो एनोड प्लेट से भी एनोड रेज इमिट होनी चाहिए, जिन्हें हम एनोड रे कह सकते हैं। और यह रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव होनी चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने एनोड रेज के कंसेप्ट रखा और अपना एक्सपेरिमेंट सबको दिखाया। लेकिन फिर सबने गोल्डस्टीन से यह सवाल किया कि अगर आप इसको एनोड रेज कह रहे हैं तो इसके बारे में हमें और भी तो बताइए। जे थॉमसन सिर्फ कैथोड रेज कहकर थोड़ी ना रुके थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आप भी तो एनोड रेस के बारे में कुछ और बताइए, आप भी तो कुछ एक्सपेरिमेंट करिए जिसे जे थॉमसन ने किए थे, जिससे कि एनोड रेस के एग्जिस्टेंस को प्रूव करा जा सके। गोल्डस्टीन ने कहा ठीक है, चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सबसे पहले क्रॉस रखा, जिस जगह पर वह एनोड रेस होने की बात कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने क्रॉस रखा, लेकिन कोई शैडो नहीं दिखी। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने पैडल व्हील रखा, पैडल व्हील भी नहीं घूमा, फिर से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया। अब सारे एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण गोल्डस्टीन ने
स्वयं से ही मान लिया कि एनोड रेस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, मगर फिर भी यह फिनोमेना तो हो रहा है, शाइनिंग दिख रही है, लेकिन इसको समझाना तो पड़ेगा ना। गोल्डस्टीन ने इसके बारे में सोचा और समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा एटम होता है न्यूट्रल, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम पर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है और ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और इन इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाला जा सकता है और इन इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ही हमें कैथोड रेज ऑब्जर्व हो रही हैं। और यदि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब निश्चित ही एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना भी कंपलसरी है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लास ट्यूब के अंदर है गैस, ग्लास ट्यूब के अंदर जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वह गैस एटम से टकराते हैं, तो गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। देखो ये गैस है, एनोड से क्या थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करते हैं वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करते हैं वो मैं आपको बता दूं अच्छे से। ये प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन, देखो ये हाइड्रोजन है तो इसके सेंटर में प्रोटॉन होता है, मीन्स इसके सेंटर में जो है वो कोई क्या होगा बच्चों, इसके सेंटर में क्या होगा, कोई पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, जो नेगेटिव चार्ज जो घूमता है, तो हमें क्या पता चला इलेक्ट्रॉन इस ओर ट्रैवल करने वाला है। जो सेंटर वाला जो पोर्शन है वो किस ओर ट्रैवल करेगा भाई, इस ओर ट्रैवल करेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? ये दोनों चीज, हाँ ये दोनों चीज रहेंगी। ओके उनको बाहर फेंक देते हैं और गैस एटम के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाने की वजह से गैस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उन्होंने समझाया जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैसेस एटम से टकराएंगे तो गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे, उनको बाहर फेंक देंगे। खुद तो हाई वेलोसिटी से हैं ही, लेकिन टकराते हुए अपने संग गैस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जाएंगे। खुद तो बाहर जाएंगे ही, उसको भी साथ लेकर जाएंगे। तो इस तरह जब गैस एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर यह पॉजिटिवली चार्ज गैस एटम नेगेटिवली चार्ज कैथोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और गैसियस एटम पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे के पास आने लगेंगे और उससे टकरा जाते हैं। चलो अब बहुत है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये था कैथोड रे थोड़ा, ठीक है, कैथोड रे में अब तक हमने दो चीजें देखी, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? हेलो? यस सर। यस सर। अब तक हमने दो चीजें देखी, आप समझ सकते हो। उसमें से पहले वाली चीज कौन सी थी वो बताओ। चलो कि भाई इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कवर कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन बाय मास इसका रेशियो भी ढूंढ लिया हमने, फिर मास ढूंढ लिया, फिर ई ढूंढ लिया और फिर मास ढूंढ लिया। तो एक्चुअली हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में सब जान लिया। फिर प्रोटॉन के बारे में देखा तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, उसके बाद प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, लेकिन इसको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है बच्चों आपको? ऐसा क्यों करते हैं बताओ? होता है इसलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उन दोनों की जो बिहेवियर है वो एग्जैक्ट कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। योगेश म्यूट हो जा भाई, तुझे म्यूट करना पड़ रहा है मुझे अभी है? और दूसरी बात, आप सोचो थोड़ा, इसमें क्या रहता होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो लाइकवाइज
प्रोटॉन जो है वो डिपेंड करता है कौन सा गैस, जबकि इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों? कल सिखाया था। सर क्योंकि वो एटॉमिक नंबर से है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए। मैं बोलूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो नंबर्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, हर एक उस पे एटम्स पे वो सेम रहते हैं, बट जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना वो हर एक उस पे हाँ, मीन्स अलग अलग कहना ही होते हैं, चाहते हैं इसलिए वो। कि भाई इलेक्ट्रॉन तो सब में इलेक्ट्रॉन ही है जो आसपास घूमता है। दो है तो दो चले जाएंगे, तीन है तो तीन चले जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जिसका नंबर वेरी कर सकते हैं। समझे बात? यस सर। चलो, तो अब प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत ही लेट हुई, और वो भी किसने की थी? चैडविक करके एक साइंटिस्ट है, उसने बताया चलो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, हीलियम में दो प्रोटॉन है, हीलियम में दो प्रोटॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं। अगर इसका वेट अगर मैं बोलूँ तो 1 है, और इसका अगर वेट 1 AMU है तो इसका 4 AMU था। अरे यार, प्रोटॉन भी एक बढ़ रहा है, एक ही बढ़ रहा है प्रोटॉन, 2 AMU होना चाहिए, लेकिन वेट कितना था इसका? 4 AMU। यार मतलब कोई भी अगर एटम है तो उसके अंदर और कोई चीज है जो कि न्यूट्रल है, जो कि न्यूट्रल है, और वो इसको क्या करते हैं, बाइंड करके रखती है, पूरे न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। समझे आप बात? उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इसलिए तो उसको न्यूट्रॉन नाम दिया था, है न्यूट्रल। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों। अगर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो क्या होगा बताओ आप? बॉटल ऐसे पानी न्यूट्रल है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अब वो कैसे उसने फाइंड आउट किया था? तो उसने अब देखो, मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा सोचो, उसने क्या किया था? यहाँ पे प्लूटोनियम लिया था। क्या लिया था उसने बताओ? प्लूटोनियम। और इस प्लूटोनियम से क्या निकलता था? अल्फा रेज। कौन सा पार्टिकल निकलते थे? बोलते रहो। अल्फा रेज। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज निकलते हैं। अब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो अल्फा रेज उसने क्या किया, बेरिलियम पे निकाला। यहाँ पे आप कोई भी एल्यूमिनियम रख दो, बेरिलियम रख दो, आप कोई भी स्ट्रिप या मेटल यहाँ पे रख सकते हैं। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बेरिलियम है, अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स गए तो उसने ये देखा कि कोई पार्टिकल्स, जब हम अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे बम्बार्ड करते हैं, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स निकल रहे थे जो कि अल्फा पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट थे। ये पार्टिकल्स आए कहाँ से होंगे, आप सोच के बताओ। चलो, ये पार्टिकल्स आए कहाँ से होंगे, वो सोच के बताओ। सर हाँ तब के समय ये पता था कि वो प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। भाई, रेडियो एक्टिविटी तो प्रोटॉन के टाइप ही आ गई, अल्फा रेज आ गया था, उनको पता है उस टाइम पे ये रेडियो एक्टिविटी और ये सब कुछ ढूंढा जा चुका था। न्यूट्रॉन तो अभी 1909 में ढूंढे, मींस 20th सेंचुरी में ढूंढे थे। ओके। ओके, नेक्स्ट वन। पानी पी लिया, सॉरी। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा सा सोचो तो ओके कि ये पार्टिकल्स कहाँ से आए होंगे, हमारी बात वहाँ चल रही थी ना। चलो मुझे बताओ पार्टिकल्स कहाँ से आए होंगे? बेरिलियम से आए होंगे। बेरिलियम में तो एटम हुआ करते हैं, तो बेरिलियम में तो उसके एटम होते हैं बेरिलियम के।
इसका मतलब है उसके एटम से आए। एटम में तो उस टाइम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही हुआ करते थे लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसका डेविएशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। और ये कुछ वेट वाला भी था, तो आप समझ में आ गया कि आपके जो बेरिलियम है उसके एटम के अंदर चार्ज वाले और न्यूट्रल थोड़े से पार्टिकल्स रह गए, जिनको इन लोगों ने क्या नाम दे दिया है? न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने उसको क्या नाम दे दिया बच्चों? न्यूट्रॉन नाम दे दिया। अब बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें? बस इतना ही है। हाँ, इसमें इतना ही, 3 ही लाइन है। अल्फा रेज कहाँ पे डाले उसने? बेरिलियम पे। बेरिलियम पे डाले तो उसको दिखा कि यार कोई ना कोई पार्टिकल से ऐसे निकल रहे हैं, उसने उस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिया, लेकिन उससे पता चला कि भाई वो तो कहीं डिफ्लैक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर वो डिफ्लैक्ट नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अगर वो डिफ्लैक्ट नहीं हो रहा इसका मतलब क्या हुआ? उस पे चार्ज नहीं है। दैट्स ऑल। और वो सिर्फ मास बढ़ाने के काम में आते हैं, और वो क्या करते थे? बाइंड करते थे न्यूट्रॉन की डिस्टेंस। अब क्या हुआ एग्जैक्टली? अब हमारे पास 3 चीज आ गई। कोई बताएगा कौन कौन सी चीज आ गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इन तीनों पार्टिकल्स है वो कहाँ पे एटम के अंदर। अभी भी ये 3 पार्टिकल्स है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सिंबल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंबल ही लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर चार्ज की बात करें, एब्सोल्यूट चार्ज, इसको कहते हैं -1.6 इंटू -10⁻⁻19 कूलम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, 0 होगा ना? हाँ कोई चार्ज नहीं, 0 लेवल। अगर हमें सिर्फ ये देखना कितना माइनस कितना प्लस, तो इसको यूनिट चार्ज बोलते हैं। मीन्स इसको हम लोग बेस चार्ज बोलते हैं, प्राइम चार्ज। ये -1 बोलते हैं, इसको +1। ये रिलेटिव चार्ज है कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको -1 चार्ज बोल दो, उसको लोग रिलेटिव चार्ज बोलते हैं। फिर मास ढूंढने गए, ये वाला बहुत ही सही है, मास। मास केजी में भी होगा और एएम में भी होगा। चलो केजी में बात करें, मास की बात करनी है अभी केजी में। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg था। ओके चलो, फिर किसका मास देखे हम लोग? प्रोटॉन का मास बताओ। तो उन्होंने जब फाइंड आउट किया तो पता चला 1.67262 इंटू 10⁻⁻27। और न्यूटन का भी लगभग उतना ही था, केजी में ही है। इसमें बच्चों केजी में है। अगर आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए मास एएमयू में, अगर आपको एएमयू में मास चाहिए तो अब क्या होता है? ये होता है 0.00054। कई बार एमसीक्यू पूछ लेंगे, ये जो टेबल आपको 2 बार लिख के अच्छे से नोट बनानी है, नोट में 2 बार चाहिए मुझे। चलो अब अगर हम बात करें प्रोटॉन के चार्ज, तो इसका 1 के अराउंड होता है। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो उसका वेट भी 1.00867 है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मास जो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली मास देखें, ये 0, ये 1 और ये भी कितना रहता है बच्चों? 1 रहता है। चलो हो गया ये। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हो मुझे। और याद कितना रखना है वो मैं बता दूं, लिखना है पूरा है, याद ही रखो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके ऊपर का जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसको -1 बोलते हैं।
इसके वेट की बात करें, मास सॉरी ये चार्ज की बात की, अगर इसके वेट की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका 0 एम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। रिलेटिव मास इसका हम लोग कितना लेंगे बच्चों? रिलेटिव मास हम लोग इसका कितना लेंगे? 0। प्रोटॉन सेम चार्ज, +1 होता है इसका रिलेटिव। फिर क्या आएगा यहाँ पे बताओ? फिर यहाँ पे क्या आने वाला है? वेट 1.67 इंटू 10⁻27। इसका भी इतना ही है, सेम 1 kg में है, और इसका 1 AMU वेट, इसका 1 AMU वेट, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, 0 0। तो अगर मैं बोलूँ किसी एटम है मेरे पास, उस एटम का वेट किसकी वजह से होगा और चार्ज किसकी वजह से होगा, थोड़ा सोच के बताना। मेरे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, तो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और वेट के लिए भी 2 पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बताओ? वेट के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेट तो कम है। ओके, जब आप वेट काउंट करने जाओगे, अगर आप वेट काउंट करोगे, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट्स लाइक 1836 टाइम हैवियर। प्रोटॉन इज 1863 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये बात बनती है बच्चों। अब हमारे पास एक ही चीज है। अब हमें ये नहीं पता है कि भाई यहाँ पे जो है वो किस तरह से, हमारे माइंड में जो डाउट है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अब इकट्ठा कैसे हुए होंगे, न्यूक्लियस में किस तरह से होते होंगे। अगर मैं पहली बात आपको अच्छे से बता दूं तो, अगर मैं पहली बात आपको अच्छे से बता दूं तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, वहां पे न्यूट्रॉन पहले नहीं ढूंढे गए थे, पहले सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे। वो तो 1909 के आसपास ढूंढे गए। कौन? न्यूट्रॉन। अब बात क्या बनी वो मैं आपको बता दूं। अब सब सोचने लगे यार, अगर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो अरेंज कैसे हुए होंगे यार, है ना, है ना यार, वो अरेंज कैसे हुए होंगे। दूसरी चीज, एटम की साइज क्या होती होगी, एटम का वेट कैसे निकलता है, ये सब चीजें जो है। हाँ, और ये एटम स्टेबल कैसे रहता होगा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल कैसे है, ये सभी चीजें अब उठने लगे। यार ये सब हो क्या रहा है क्या, ये सुनो। तब एक बंदा आ गया है जिसने इलेक्ट्रॉन ढूंढे थे। आंसर तो कौन दे सकता है भाई, जिसने कुछ काम किया है वही आंसर दे सकता है। अब थॉमसन के आगे तो क्या लग गया था, सर जे थॉमसन। जैसे उसने प्रैक्टिकल प्रूव कर दिया, जे थॉमसन के आगे क्या लग गया था, सर जे थॉमसन। हाँ, अब तो बंदा भी थोड़ा सर के लेवल का हो गया। ये सुनो, यस। तो अब क्या करना होगा। अब थॉमसन ने बताया, मैं बताता हूँ एटम कैसे होता है। So it's like atomic model of Thomson model of उसने ये बताया कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। उसने ये बताया कि जो कोई भी एटम्स होते हैं ना बच्चों, वो एटम्स कैसे होते हैं बताओ, स्फेरिकल। स्फेरिकल होते हैं। दूसरी बात, उसने ये बताया कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। कौन सी होती है? 10⁻10 मीटर है, ठीक है। और उसने एक चीज ये बताई, आपने उसने पूरा कैसे, वाटरमेलन आपने देखा है, वाटरमेलन? यस सर। उसने सेम उसी तरह समझाया। प्लम पूरीज बोलते हैं हमारे यहाँ, वाटरमेलन हम रखते हैं। पुडिंग मीन्स केक वाला जो बना होता है पोर्शन, प्लम पुडिंग।
देखते हैं। पहले ये समझो, जैसे वाटरमेलन में जो रेड कलर का पोर्शन होता है, समझो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो समझो आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है? ये पॉजिटिव चार्ज है। और उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आपने सीड देखे होंगे, सीड्स, यस सर। वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं ना, उसी तरह से उसके में सीड होते हैं। जैसे अगर मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहूँ तो सपोज ये वाला जो है वो एटम है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? अब थॉमसन ने बताया था कि जो चार्ज है और जो मास है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर जब हम बात करने वाले हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो जैसे वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, या फिर इसके ऊपर इस तरह से अरेंज होते हैं, इसके ऊपर इस तरह से लगे हुए होते हैं। जैसे आपको ऐसे समझ रहे हो मेरी बात? आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पूरा आपको पिंक दिख रहा है वो कौन है बताओ? पॉजिटिवली चार्ज है। और ये पूरा जैसा एकदम स्फीयर है, और ये भी स्फीयर हॉलो स्फीयर नहीं है, ये समझ रहे हो बात? ये पूरे का पूरा कैसा है भाई? मास वाला स्फीयर है, समझा? और उसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? पूरा अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है? इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जिससे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाए, और आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाए? न्यूट्रल। उसने न्यूट्रल के बारे में भी समझा दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी समझा दी। इस मॉडल को उसने क्या नाम दिया था? प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल और राइजन मॉडल, और हम लोग ये बोल सकते हैं वाटरमेलन। इस तरह से होता है आप पूरा एटम। अब क्या पता थॉमसन सही था या नहीं, लेकिन फिर पता चला कि जो रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए थे, सो आवर थॉमसन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन रुथरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो बात तो ये हो गई यार, पूरा अच्छा इतना तो दिया है मॉडल अच्छा से, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत थी। अब ये जो है क्या हो गया भाई बताओ? इससे क्या हो गया? सबने क्या कर दिया? मना कर दिया। रुथरफोर्ड ने जो है, सब तो सर था ये, रुथरफोर्ड ने जो प्रैक्टिकल किया उसके ऑब्जर्वेशंस कुछ ज्यादा ही डेविएट करते थे इससे। अब क्या करें? हाँ, लेकिन ये बात है थॉमसन ने जो भी काम किया तो बढ़िया थे, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन नोबेल प्राइज इसके लिए नहीं, थॉमसन मॉडल के लिए नहीं, उसने जो चार्ज ढूंढा है, कैथोड रेज निकाले, जो कैथोड ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट किए चार्ज वाले, उसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज मिला। कब मिला था तो याद नहीं है मुझे, 1906 में मिला, और वो भी फिजिक्स में। चलो और बताओ बच्चों। सर ये हाँ बोल। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का वीडियो बाकी है। किसका? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब वो तो इजी है यार, उसके लिए टाइम नहीं दे रही। ये जे थॉमसन भी इजी है। अब हम डायरेक्ट रुथरफोर्ड पे आएंगे, ठीक है? मैं आपको लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? सर रिजॉइन। ओके सर। सर रिजॉइन कर ले। रिजॉइन कर ले। अगर रिजॉइन नहीं करना है तब मैं पूछूंगा, ठीक है? मतलब बताऊंगा, अभी रिजॉइन करना ही है।